ओह माय गॉड। दोस्तों, पाई नेटवर्क को आप लोगों ने जितना आसान समझा था ना, है नहीं। इसके टर्म एंड सर्विस छोड़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे। इसके कानून बहुत खतरनाक है, रूल एंड रेगुलेशन। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप पाई नेटवर्क में भविष्य बनाना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड इसके रूल एंड रेगुलेशन उसे ज़रूर फॉलो करना। क्योंकि पाई नेटवर्क कोई आम क्रिप्टो करेंसी नहीं है। पाई नेटवर्क अपने आप में एक डिजिटल करेंसी है, पूरे वर्ल्ड की करेंसी बनने जा रही है। तो इसके रूल एंड रेगुलेशन भी उतने ही भयानक हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखो। अपने सभी साथियों को, जो भी आपके रेफरल हैं, पाइनियर्स हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश करो। थैंक यू। कंटिन्यू। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपना डिजिटल बैंकिंग ऐप खोलता है। स्क्रीन पर लॉगिन करते ही उसे एक बहुत बड़ा बैलेंस दिखाई देता है। हाँ, एक ऐसा बैलेंस जो शायद लाखों में है और हर दिन लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल। और वो व्यक्ति मन ही में भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है कि संपत्ति का क्या किया जाएगा। जो कि बहुत स्वाभाविक है। राइट। लेकिन तभी उस ऐप के कानूनी दस्तावेज के पेज 47 पर एकदम बारीक अक्षरों में लिखी एक लाइन सामने आती है। अच्छा। हाँ, और उसमें लिखा है कि ये संख्या सिर्फ एक डिजिटल भ्रम है और हम बिना कोई कारण बताए इसे किसी भी क्षण शून्य कर सकते हैं। बाप रे, ये तो किसी को भी डरे दे। वही तो, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। वास्तव में लाखों लोग रोजाना बिना एहसास किए ठीक ऐसे ही एक कानूनी समझौते पर अपनी सहमति दे रहे हैं। और उन्हें पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम किसी आम न्यूज़ आर्टिकल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हमारे रडार पर है पाई नेटवर्क और उसकी मूल कंपनी सोशल चेन का 19 फरवरी 2025 का नवीनतम टर्म्स ऑफ सर्विस अपडेट, जो कि एक बहुत ही भारी भरकम कानूनी दस्तावेज है। हाँ, और हमारा मुख्य उद्देश्य इन पन्नों में छिपे उन नियमों को डिकोड करना है जिन पर लोग बिना पढ़े बस आई एग्री बटन दबा देते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाहरी दुनिया पाई नेटवर्क को सिर्फ एक स्मार्टफोन ऐप के रूप में देखती है। हाँ, मतलब एक ऐसा ऐप जहां हर 24 घंटे में एक बटन दबाओ और डिजिटल कॉइन माइन हो जाते हैं। राइट। लेकिन जब हम इस 19 फरवरी के दस्तावेज का पन्ना दर पन्ना विश्लेषण करते हैं ना, तो एक पूरी तरह से अलग तस्वीर उभर कर आती है। वो कैसे? क्योंकि ये सिर्फ एक माइनिंग ऐप नहीं है। ये एक बेहद जटिल और कड़े नियमों से बंधा हुआ इकोसिस्टम है। मतलब कंपनी ने खुद को बचाने के पूरे इंतजाम किए हैं। एकदम सही कहा। दस्तावेज को इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि सोशल चेन खुद को हर प्रकार के तकनीकी और कानूनी खतरे से सुरक्षित रख सके और यूजर के कंधों पर सारी जिम्मेदारी डाल दे। बिल्कुल। इसलिए जो भी व्यक्ति डिजिटल करेंसी या नए टेक प्लेटफॉर्म्स में दिलचस्पी रखता है, उसके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि पर्दे के पीछे असल में कौन से कानूनी खेल चल रहे हैं। हाँ, और शायद यही कारण है कि ये दस्तावेज इतना रहस्यमयी लगता है। तो चलिए इसके सबसे बुनियादी और चौंकाने वाले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जो कि संपत्ति के भ्रम के बारे में है। हाँ, इसे इल्यूजन ऑफ ओनरशिप कहना गलत नहीं होगा। मतलब जब भी ऐप खोला जाता है तो स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर एक नंबर लगातार बढ़ता हुआ दिखता है, जैसे कि 10 पाई, फिर 100 पाई या 1000 पाई। राइट। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि डिजिटल रूप से एक विशाल संपत्ति जमा हो रही है। लेकिन दस्तावेज का सेक्शन 18 इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? इसके अनुसार जब तक KYC यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक ऐप पर दिखने वाला वो मोबाइल बैलेंस असल में कोई क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं। हाँ, दस्तावेज की भाषा में कहें तो ये केवल एक पॉइंट कैलकुलेशन इंडिकेटर है। मतलब सिर्फ पॉइंट्स। कानूनी भाषा में इस पॉइंट कैलकुलेशन इंडिकेटर का अर्थ बहुत गहरा है। मैं समझाता हूँ। दस्तावेज बहुत स्पष्ट रूप से ये घोषित करता है कि इस मोबाइल बैलेंस का कोई नकद मूल्य या कैश वैल्यू नहीं है। एक सेकंड, तो मतलब कानूनी तौर पर ये यूजर की संपत्ति नहीं है? बिल्कुल नहीं। और इसे किसी अन्य मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी में बदला भी नहीं जा सकता। अरे वाह, ये तो किसी जिम के उस डिजिटल स्कोरबोर्ड जैसा हो गया जो बताता है कि ट्रेडमिल पर दौड़कर कितनी कैलोरी बर्न की गई। हाँ, या आपको कितने फिटनेस पॉइंट्स मिले। राइट। वो स्कोरबोर्ड दिखाता है कि बहुत मेहनत की गई है, लेकिन अगर जिम का मालिक चाहे तो वो एक बटन दबाकर उसे रीसेट कर सकता है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, उन जिम के पॉइंट्स के बदले बाहर जाकर एक प्रोटीन शेक भी नहीं खरीदा जा सकता। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। तो अगर ये मोबाइल बैलेंस संपत्ति है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशल चेन जब चाहे इसे शून्य कर सकता है,
क्या कानूनी तौर पर वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं? तकनीकी और कानूनी दोनों ही दृष्टिकोण से सोशल चेन के पास ये असीमित अधिकार है। सच में? बिना किसी रोक टोक के? हाँ, दस्तावेज इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं छोड़ता। अगर किसी खाते में संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है या कोई नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे कि एक से ज्यादा अकाउंट चलाना। बिल्कुल। या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर उनका केवाईसी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो कंपनी के पास इस पूरे मोबाइल बैलेंस को रद्द करने का अधिकार है। मतलब बिना किसी नोटिस के जब्त कर सकते हैं। हाँ, वास्तव में कंपनी को किसी भी कानूनी देयता या लायबिलिटी से बचाने का एक बहुत ही मजबूत रक्षा तंत्र है। क्योंकि वो असली पैसा तो है ही नहीं। राइट। जब तक वे डिजिटल पॉइंट्स असली ब्लॉकचेन पर ट्रांसफर नहीं हो जाते, तब तक कंपनी पर किसी का कोई वित्तीय कर्ज या कानूनी दावा नहीं बनता। तो अगर ये मोबाइल बैलेंस केवल एक जिम के स्कोर बोर्ड जैसा है, तो स्वाभाविक रूप से अगला सवाल ये उठता है कि इसे असली कैसे बनाया जाए? मतलब उस भ्रम से बाहर निकलकर असली क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचने का रास्ता। हाँ, और यहीं से ये पूरी प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है। दस्तावेज में इसे मेन नेट माइग्रेशन कहा गया है, जिसमें मोबाइल ऐप के बैलेंस को असली पाई मेन नेट पर ले जाना होता है। राइट। और इसके लिए निरंतर केवाईसी और एक टोकन ट्रांसफर एग्रीमेंट की जरूरत होती है। लेकिन पता है, इस दस्तावेज में मुझे सबसे ज्यादा हैरान किस चीज ने किया? क्या था वो है ब्लॉकचेन की दुनिया का एक ऐसा नियम जिसे रोल बैक नाम दिया गया है। हाँ, ब्लॉकचेन के बुनियादी सिद्धांतों को देखते हुए ये रोल बैक फीचर एक बहुत ही असामान्य अवधारणा है। मुझे भी यही लगा, क्योंकि मेरी समझ से ब्लॉकचेन का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि डेटा अपरिवर्तनीय या इम्यूटेबल होता है। बिल्कुल। एक बार जो डेटा ब्लॉकचेन पर दर्ज हो गया, उसे कोई मिटाया बदल नहीं सकता। लेकिन ये दस्तावेज कहता है कि मेननेट माइग्रेशन होने के बाद भी शुरुआती 14 दिनों तक रोलबैक का नियम लागू रहेगा। हाँ, ये क्लॉज बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है। मतलब अगर अकाउंटिंग में कोई गलती पाई गई या कोई अनुपालन चेक फेल हो गया, तो उन 14 दिनों के भीतर आपके उस असली ब्लॉकचेन वाले पाई को भी कंपनी वापस खींच सकती है। बिल्कुल खींच सकती है। एक तरफ ब्लॉकचेन के विकेंद्रीकरण का दावा और दूसरी तरफ 14 दिन तक लेन-देन को पलटने का एक जादुई बटन। ये तकनीकी रूप से काम कैसे करता है? इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये मेननेट किस तरह काम कर रहा है। अच्छा, हाँ। जब कोई नेटवर्क एनक्लोज या बंद अवस्था में होता है ना, तो हो सकता है कि ब्लॉकचेन के अधिकांश नोड्स या सर्वर सीधे तौर पर कंपनी के नियंत्रण में हों। ओह, मतलब वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं है। एग्जैक्टली। जब एक ही संस्था के पास नेटवर्क का बहुमत नियंत्रण होता है, तो वे ब्लॉकचेन के इतिहास को रोल बैक करने या बदलने की शक्ति रखते हैं। तो पाई नेटवर्क ने ये जानबूझकर किया है? हाँ, उन्होंने ये 14 दिन का रोलबैक फीचर जानबूझकर एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम के तौर पर रखा है, ताकि कोई सिस्टम से खेल ना सके। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सिस्टम में कोई बग ढूंढ लेता है और गलत तरीके से लाखों पाए अपने मेननेट वॉलेट में ट्रांसफर कर लेता है, तो ये 14 दिन की खिड़की कंपनी को उस लेन देन को पलटने का अधिकार देती है। राइट, ताकि कोई सिस्टम को धोखा देकर बाहर न निकल सके। यह सुरक्षा के लिए है, लेकिन ये निश्चित रूप से शुद्ध विकेंद्रीकरण की अवधारणा के खिलाफ जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ समय का एक बहुत बड़ा तनाव भी जोड़ दिया गया है। आप उस ग्रेस पीरियड की बात कर रहे हैं? हाँ, दस्तावेज में एक ग्रेस पीरियड का जिक्र है जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था। नियम ये कहता है कि अगर 6 महीने के भीतर केवाईसी पूरी नहीं हुई, तो वो सारा पुराना मोबाइल बैलेंस हमेशा के लिए जब्त हो जाएगा। मतलब फॉरफीट हो जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा अगर कोई नया यूजर आता है, तो उसे केवाईसी के लिए अप्लाई करने से पहले कम से कम 30 दिन का इंतजार करना पड़ता है। ये एक बहुत ही सख्त फनल है। मतलब एक तो समय के खिलाफ दौड़ना है, और अगर अंततः ब्लॉकचेन पर पाई मिल भी जाए तो 14 दिनों तक इंतजार करना है, ये पक्का करने के लिए कि वो सच में जब्त नहीं होगा। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि केवल सबसे प्रामाणिक और नियमों का पालन करने वाले यूजर ही अंत तक पहुंच सकें। और जो लोग चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इन कई परतों वाली चेकिंग में बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोई इन सभी बाधाओं को पार कर लेता है। मतलब केवाईसी हो गया और मेननेट माइग्रेशन भी हो गया। राइट, 14 दिन का रोल बैक पीरियड भी शांति से बीत गया। अब अंततः असली पाई टोकन वॉलेट में आ चुके हैं। जी, अब वो सुरक्षित हैं। तो क्या अब वे टोकन किसी कार को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या क्या उन्हें बाजार में बेचकर डॉलर या रुपए में बदला जा सकता है? यहीं पर दस्तावेज का अगला हिस्सा सामने आता है, जिसे एनक्लोज नेटवर्क कहा गया है, और ये इस आजादी पर पूरी तरह से रोक लगा देता है।
तो फिर उन असली टोकन्स का फायदा ही क्या है अगर उन्हें बाहरी दुनिया में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इस हिस्से को समझना अर्थशास्त्र के नजरिए से बहुत जरूरी है। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि जब तक पाई नेटवर्क का ओपन नेटवर्क लॉन्च नहीं हो जाता, तब तक ये एनक्लोज मेननेट अवधि लागू रहेगी। और इस दौरान क्या पाबंदियां हैं? इस पूरी अवधि के दौरान किसी भी टोकन को फिएट करेंसी या किसी भी अन्य क्रिप्टो करेंसी के लिए बेचना सख्त मना है। मतलब आप उसे कैश आउट नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। इस दौरान पाई का इस्तेमाल सिर्फ पाई इकोसिस्टम के भीतर ही हो सकता है। जैसे कि कोई उदाहरण? हाँ, दस्तावेज में एक उदाहरण फायरसाइड फोरम का दिया गया है। इस एनक्लोज्ड अवधि में पाई टोकन का इस्तेमाल करके फायरसाइड टोकन्स खरीदे जा सकते हैं। अच्छा, तो एक टोकन से दूसरा टोकन खरीदना है। राइट। इसकी एक तय विनिमय दर है। एक पाई के बदले 100 फायरसाइड टोकन मिलते हैं। लेकिन इन फायरसाइड टोकन्स की बाहर कोई वैल्यू नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इनका इस्तेमाल सिर्फ फोरम पर पोस्ट करने या किसी अन्य के कंटेंट को वोट देने जैसी आंतरिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। अरे ये तो एक विशाल कसीनो जैसा है। वो कैसे? मतलब बाहर से अंदर आकर पैसे को कसीनो के चिप्स में बदल लिया गया। हाँ। अंदर उन चिप्स से बहुत सारे गेम खेले जा सकते हैं। हाँ। और शानदार खाना खाया जा सकता है। हाँ, कसीनो के अंदर तो वो बहुत मूल्यवान है। राइट। लेकिन जब बाहर जाने का समय आता है तो पता चलता है कि बाहर निकलने का मुख्य दरवाजा अभी बंद है। हाँ। और उन चिप्स को वापस असली पैसों में नहीं बदला जा सकता। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। क्या ये जानबूझकर लाखों लोगों को सिस्टम के अंदर बांधे रखने की कोई तरकीब है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक नई अर्थव्यवस्था को तुरंत क्रैश होने से बचाने की एक सोची समझी रणनीति है। मतलब एक तरह का डैमेज कंट्रोल। हाँ, जब भी कोई नया डिजिटल टोकन बाजार में लॉन्च होता है तो जिन लोगों ने उसे मुफ्त में या सस्ते में इकट्ठा किया होता है, उनकी पहली प्रवृत्ति उसे बेचकर तुरंत मुनाफा कमाने की होती है, जिसे क्रिप्टो की भाषा में डंपिंग कहते हैं। एग्जैक्टली। अगर सोशल चेन पहले दिन ही लाखों लोगों को अपने टोकन बाहरी बाजार में बेचने की अनुमति दे देता तो सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाती कि कीमत तुरंत शून्य पर आ जाती। ओह, तो इससे पूरा प्रोजेक्ट ही फेल हो जाता? बिल्कुल। इसलिए ये एनक्लोज्ड नेटवर्क एक प्रकार का सुरक्षित इंक्यूबेटर है। कंपनी एक क्लोज लूप इकोनॉमी स्थापित करना चाहती है, जहां लोग टोकन को बाहरी दुनिया में निकालने के बजाय अंदर ही सामान और सेवाओं के लिए उसका लेन देन करें। हाँ, और दस्तावेज ये भी स्पष्ट चेतावनी देता है कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर या स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल करके नकली अकाउंट बनाने पर पूरा बैलेंस जब्त किया जा सकता है। तो कंपनी ने इकोसिस्टम के अंदर तो अपना नियंत्रण बहुत मजबूत कर लिया है, लेकिन जब बाहरी खतरों की बात आती है तो दस्तावेज का रुख एकदम बदल जाता है। आप सेक्शन 7 की बात कर रही हैं? हाँ, जब दस्तावेज का सेक्शन 7 सामने आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही हो। ये हिस्सा सच में काफी दिलचस्प है। ये सेक्शन स्पष्ट करता है कि उपयोगकर्ता को सभी जोखिमों की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की भारी अस्थिरता या वॉलेटिलिटी। राइट। या फिर दुनिया भर की सरकारों द्वारा अचानक लिए जाने वाले रेगुलेटरी एक्शंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खामियां। इन सब का जोखिम यूजर का है। यहां तक तो फिर भी सामान्य लगता है। लेकिन इस दस्तावेज में एक और संभावित खतरे का जिक्र है जिसे पढ़कर सच में हैरानी होती है। और वो खतरा क्या है? दस्तावेज में स्पष्ट रूप से क्वांटम कंप्यूटर्स के विकास को एक खतरे के रूप में पहचाना गया है। क्वांटम कंप्यूटर्स? हाँ, जो भविष्य में क्रिप्टोग्राफी को तोड़ सकता है और टोकन्स की चोरी का कारण बन सकता है। एक कानूनी दस्तावेज में क्वांटम कंप्यूटर्स का जिक्र। ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है। एक सेकंड रुको, क्या सच में आम इंसान को इस स्तर के तकनीकी खतरों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? ये हिस्सा हमें इस बात की गहरी अंतर्दृष्टि देता है कि आज की टेक कंपनियां भविष्य को लेकर कितनी सतर्क हैं। मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। हाँ प्लीज। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की पूरी बुनियाद ही क्रिप्टोग्राफी पर टिकी है। ये एक जटिल गणितीय ताले की तरह है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। राइट। आज के समय का कोई भी शक्तिशाली कंप्यूटर अगर इस ताले का पासवर्ड तोड़ने की कोशिश करे तो उसे हर एक कॉम्बिनेशन को बारी बारी से आजमाना पड़ेगा, जिसमें उसे लाखों साल लग सकते हैं। इसीलिए आज का क्रिप्टो सुरक्षित माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स इस तरह से काम नहीं करते। तो वो कैसे काम करते हैं? उनके पास एक ऐसी क्षमता होती है जो सभी कॉम्बिनेशंस को एक ही समय में देख सकती है। इसे आप एक ऐसी मास्टर की समझ सकते हैं जो एक साथ हर तामे में फिट होकर उसे तुरंत खोल सकती है। बाप रे, ये तो पूरी सुरक्षा प्रणाली को ही खत्म कर देगा। एग्जैक्टली। तो जब कोई कंपनी अपने नियम और शर्तें लिखती है
तो उनके वकील सिर्फ आज की समस्याओं को नहीं देखते। वो भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, वे अगले 10 या 20 सालों में आने वाली तकनीकी सुनामी से खुद को बचाने का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। चूंकि पाई नेटवर्क अपनी सेवाएं एज इज यानी जैसा है वैसा ही के आधार पर दे रहा है, इसलिए ये क्लॉज उन्हें बचाता है। मतलब अगर कल को कोई क्वांटम तकनीक ब्लॉकचेन को हैक कर ले तो कंपनी अदालत में ये कहकर खुद को बचा सकती है कि उन्होंने पहले ही इसके जोखिम के बारे में बता दिया था। एकदम सही। सारा तकनीकी और बाहरी जोखिम कंपनी से हटकर सीधा यूजर पर आ जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर के सारे अधिकार कंपनी के पास है और बाहर से आने वाले सारे खतरों का बोझ उपयोगकर्ता के सिर पर है। हाँ, ये काफी एक तरफा व्यवस्था है। और इसी से सबसे गंभीर सवाल पैदा होता है। अगर इतने सारे जोखिम हैं, इतनी सारी पाबंदियां हैं और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ कुछ बहुत गलत हो जाता है, मान लीजिए उसका बैलेंस बिना किसी ठोस कारण के शून्य कर दिया जाता है। बिल्कुल, तो क्या वो व्यक्ति न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है? दस्तावेज का अंतिम भाग यानी सेक्शन 15 इस आखिरी उम्मीद को भी लगभग कुचल देता है। मतलब कोर्ट जाने का रास्ता भी बंद है। यहाँ कानूनी भाषा का असली रूप सामने आता है। हम आर्बिट्रेशन और क्लास एक्शन वेवर की बात कर रहे हैं। ये दोनों क्या है? दस्तावेज के सेक्शन 15 के अनुसार किसी भी विवाद की स्थिति में जज या जूरी के सामने पारंपरिक अदालत में जाने का अधिकार छीन लिया जाता है। तो फिर विवाद कैसे सुलझेगा? इसके बजाय एक बाइंडिंग आर्बिट्रेशन या बाध्यकारी मध्यस्थता प्रक्रिया का पालन करना होगा। और पता है ये प्रक्रिया कहाँ होगी? कहाँ? कैलिफोर्निया के सैन मेटियो काउंटी में। कैलिफोर्निया का सैन मेटियो काउंटी? एक सेकंड, जरा सोचिए, एक ऐप जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, ग्लोबल लेवल पे। अगर कोई व्यक्ति दुनिया के किसी दूसरे कोने में, मान लीजिए एशिया या अफ्रीका के किसी छोटे शहर में बैठकर इस इकोसिस्टम का हिस्सा है, राइट, तो उसके लिए कैलिफोर्निया के नियमों के तहत वहां जाकर मध्यस्थता प्रक्रिया में हिस्सा लेना कितना व्यावहारिक है? ये तो तकनीकी रूप से असंभव बना देने जैसी बात है। ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। और इसके साथ ही क्लास एक्शन वेवर भी जुड़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर लाखों लोगों के साथ एक जैसी नाइंसाफी होती है तो भी वे सब मिलकर कंपनी के खिलाफ कोई सामूहिक मुकदमा दायर नहीं कर सकते। मतलब कोई ग्रुप केस नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। हर एक व्यक्ति को अपना मुकदमा अकेले लड़ना होगा और इन दावों को पेश करने के लिए केवल 1 वर्ष की समय सीमा या स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस तय की गई है। तो अगर घटना के 1 साल के भीतर आवाज नहीं उठाई गई तो अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब इस भारी भरकम कानूनी जाल को बारीकी से खंगाला जाता है तो इसके अंदर एक छोटा सा गुप्त रास्ता भी दिखाई देता है। आप सेक्शन 15.6 की बात कर रही हैं ना? हाँ, इसमें एक ऐसा क्लॉज छिपा है जो हैरान कर देने वाला है। इसके अनुसार पहली बार इस सर्विस का उपयोग करने के 30 दिनों के भीतर इस आर्बिट्रेशन वाले नियम से ऑप्ट आउट या बाहर निकलने का अधिकार दिया गया है। और वो कैसे करना? नियम कहता है कि आपको support@socialchain.app पर एक ईमेल भेजकर ये सूचित करना होगा कि आप इस आर्बिट्रेशन क्लॉज से सहमत नहीं हैं। सिर्फ एक ईमेल? वही तो, इतनी बड़ी ग्लोबल टेक कंपनी जो क्वांटम कंप्यूटर से निपटने की बात कर रही है, वो इतने अहम कानूनी अधिकार से ऑप्ट आउट करने के लिए एक साधारण सा ईमेल मांग रहे हैं। और वो भी एक जेनेरिक सपोर्ट वाले ईमेल एड्रेस पर। राइट। क्या ये जानबूझकर इतना पुराना और बेढंगा तरीका नहीं रखा गया है ताकि कोई इसे आसानी से कर ही ना पाए? सिलिकॉन वैली की टेक कंपनियों में एक बहुत ही सामान्य और सोची समझी रणनीति है। अच्छा। हाँ, क्लास एक्शन वेवर और आर्बिट्रेशन कंपनियां इसलिए थोपती हैं ताकि वे लंबे और महंगे मुकदमों से बच सकें। वो तो साफ दिख रहा है। लेकिन कई देशों और राज्यों के कानूनों के तहत इन शर्तों को पूरी तरह से एक तरफा या तानाशाही दिखने से बचाने के लिए कंपनियों को एक ऑप्ट आउट विकल्प देना ही पड़ता है। ओह, तो ये कानूनी मजबूरी है। बिल्कुल। ये 30 दिन का ईमेल वाला नियम उसी कानूनी मजबूरी का नतीजा है। ये जानबूझकर इतना छुपा हुआ और मैनुअल रखा जाता है ताकि सिस्टम को ऑटोमेटेड ऑप्ट आउट रिक्वेस्ट से बचाया जा सके। मतलब वो चाहते हैं कि प्रक्रिया मुश्किल हो। हाँ। कंपनी भली भांति जानती है कि शायद ही कोई इस पूरे दस्तावेज को पढ़ेगा, और जो पढ़ भी लेगा वो शायद ही 30 दिन के भीतर उस विशिष्ट ईमेल पते पर जाकर संदेश भेजने की जहमत उठाएगा। सच कहा, कानूनी दस्तावेजों के पन्नों में जो बातें छिपी होती हैं वही सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? पाई नेटवर्क से स्क्रीन पर चमकने वाली कोई संख्या नहीं है,
इसके पीछे एक विशाल और अत्यंत जटिल कानूनी इकोसिस्टम काम कर रहा है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां मोबाइल बैलेंस तब तक महज एक डिजिटल भ्रम है जब तक कि सख्त केवाईसी मानकों को पूरा न कर लिया जाए। बिल्कुल, और जहां ब्लॉकचेन पर जाने के बाद भी 14 दिन के रोलबैक का खतरा मंडराता रहता है, जहां एक एनक्लोज नेटवर्क लोगों को एक क्लोज्ड लूप अर्थव्यवस्था में बांध कर रखता है, और जहां भविष्य के क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे भारी भरकम खतरों का सारा बोझ इंसान के कंधों पर डाल दिया जाता है। वाह, और भूलिए मत, अगर कोई इन सब से गुजरकर न्याय मांगना चाहे तो वो रास्ता भी कैलिफोर्निया के किसी काउंटी में जाकर खत्म हो जाता है। हाँ, बशर्ते उसने वो 30 दिन वाला जादुई ईमेल ना भेजा हो। वेब 3 और डिसेंट्रलाइज दुनिया अक्सर स्वतंत्रता का वादा करती हैं, लेकिन ऐसे दस्तावेज ये स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि डिजिटल दुनिया में सहमति की एक बहुत बड़ी कीमत होती है। सही बात है। हर एक नियम को इस तरह से गढ़ा गया है कि कंपनी का नियंत्रण पूरी तरह से कायम रहे। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि बिना पढ़े किसी भी सर्विस का उपयोग करना भविष्य में कितने बड़े कानूनी परिणामों का कारण बन सकता है। बिल्कुल, और इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है, जो इसी दस्तावेज के सेक्शन 12 में छिपा है। वो क्या है? दस्तावेज ये कहता है कि यदि मेननेट माइग्रेशन हो जाने के बाद किसी कारण से कोई अपना सोशल चेन अकाउंट डिलीट करना चाहता है, तो उसे अपने सारे माइग्रेट किए गए पाए वापस करने होंगे। अच्छा। और इसके साथ ही एक शर्त और है, उसे अपना मेन नेट वॉलेट नष्ट करना होगा, मतलब डिस्ट्रॉय योर मेन नेट वॉलेट। एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर वॉलेट को नष्ट करना? एग्जैक्टली। सोचने वाली बात यह है कि ब्लॉकचेन तकनीकी तो पूरी परिभाषा यही है कि ये एक विकेंद्रीकृत और सार्वजनिक खाता बही है, जहां दर्ज किया गया कोई भी लेन देन या वॉलेट हमेशा के लिए रहता है। राइट। तो तकनीकी और कानूनी रूप से एक विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन पर मौजूद किसी वॉलेट को पूरी तरह से नष्ट कैसे किया जा सकता है? क्या ये तकनीकी रूप से संभव भी है? ये तो बहुत ही बुनियादी सवाल है। और अगर कोई कंपनी किसी मेन नेट वॉलेट को नष्ट करवाने का नियंत्रण रखती है, तो क्या ऐसी शर्त इस पूरे सिस्टम के डिसेंट्रलाइज्ड होने के सबसे बड़े दावे पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं लगा देती? सच में ये एक ऐसा विरोधाभास है जो तकनीक और कानून के बीच एक गहरी खाई को दर्शाता है। बिल्कुल। तो जब अगली